क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ बजटिंग। सर स्क्रीन शेयर कर लें सर आप। करने लगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो उसमें क्वेश्चन ये था जी कि ये 1.05 जो सॉल्यूशन में आ रहा है, मैं सॉल्यूशन भी ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्वेश्चन ये था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये 1.05 जो है ये कहां से आ रहा है। ठीक है जी। जी, इस क्वेश्चन में देखें तो आपको बेसिकली दिया हुआ है जी, ENG fertilizer company has budgeted to sell 400,000 during the month of July। ठीक है जी। और इस वक्त आप बजट बना रहे हो सितंबर का, तो सितंबर में जो यूनिट आपने सेल किए हैं वो 441,000 है, जो कि 5% ग्रोथ के बाद आ रहे हैं। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ये लिख रहा है कि आपकी 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल है। लेकिन जिस वक्त आप सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे ना, तो अक्टूबर की सेल चाहिए। तो अक्टूबर की सेल कैसे निकलेगी कि 441 का 1.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% ऐड हो जाएगा उसमें। यानी ये अक्टूबर की सेल्स निकाली हुई है मैंने यहाँ पर, ये वाली। ठीक है जी, अक्टूबर की सेल का 80%, इसलिए 1.05 से हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट 4 आप लोगों ने पूछा था। क्वेश्चन 9 में तो पार्ट 4 यहाँ है नहीं। चले ये बाद में देखते हैं कौन सा आपने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, दिस वन जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का था, इसमें वर्क इन प्रोसेस का आपका क्वेश्चन था। वर्क इन प्रोसेस, अच्छा वर्क इन प्रोसेस का मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर आएगा तो इसमें वो एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो क्वेश्चन था कि जहां पर वर्क ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इक्वल था। ठीक है, जब आप प्रोडक्शन बजट बनाते हो और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हो, तो प्रोडक्शन बजट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं, सेल्स इन यूनिट्स, और इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्शन बजट आ जाता है। लेकिन अगर क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हो और दोनों इक्वल ना हो, तो फिर आप ऐड करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड और लेस करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, ये कंप्लीटेड का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि फर्स्ट करें, वो कहता है जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो आपके 70,000 यूनिट्स हैं, 7,000 यूनिट्स हैं, और ये 80% कंप्लीट है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 यूनिट्स हैं और ये 60% कंप्लीट है। अब इसको वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है कि जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लोगे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 का 60% लेंगे, यानी 6,000, यानी 10,000 लूंगा उसका 60%। ठीक है जी। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो माइनस करना है वो 7,000 का 80%, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, और क्लोजिंग और ओपनिंग तो आप पढ़ चुके हो, बस ये हिस्सा आपने जेहन में रखना है कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिफरेंट हो तो आपने इस तरह प्लस और माइनस करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन बजट। ठीक है, ओके।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा दें। ओके, क्वेश्चन 14 मैं 1 मिनट नोट कर लेता हूं आपके स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4, जी क्वेश्चन नंबर 4, जीएस कंपनी, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 14, बजटिंग में कैश परचेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन तो इजी है, बहरहाल 14 में मैं चलता हूँ। 14 में आप पूछ रहे हो कि परचेज की अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट की है। सो वेल, जी क्वेश्चन नंबर 14 में सेल्स आपके पास गिवन है। हाफ ऑफ द सेल आर नॉर्मली, ये तो सेल से रिलेटेड है। परचेज में आइएगा, यहाँ पे गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑफ गुड्स परचेज्ड 1 मंथ बिफोर सेल। यानी गुड्स जो है ना, आप खरीदोगे जिस, यानी सपोज ये समझ लो जिस मंथ में खरीद रहे हैं उससे 1 महीना पहले परचेज करो, और जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो 25% मार्कअप पे है, यानी उसकी जो कॉस्ट है वो उस पे 25% प्लस करके आप उसको सेल करते हो। हाफ ऑफ द परचेज आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज एंड 4% प्रॉम्प्ट sales settlement discount is received. The remainder is paid in full in the following month. इसमें 2 से 3 चीजें आ गई। इसके लिए मैंने आपको वर्किंग 2 बनवाई थी एक क्वेश्चन के अंदर। देखें तो बेसिकली हमें यहाँ पर किस मंथ का निकालना है, 4 मंथ एंडेड 30th अप्रैल, ठीक है, यानी 4 महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो जरा ये मैं कैलकुलेट करता हूं, जरा देखिएगा इस वर्किंग को। ये क्वेश्चन नंबर 14, वर्किंग ऑफ परचेज पेमेंट, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप लोगों के सामने एक दफा फिर। ओके, अच्छा इसमें पहले तो देखें आपको जो मंथ दिए हुए उसको ले लें, जनवरी से लेकर और अप्रैल तक है। आई थिंक क्वेश्चन ओपन करते हैं जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जी कि जो आपको सेल्स गिवन है। सेल्स आप देखें जनवरी फरवरी मार्च की ये गिवन है कि सेल्स 65,000, 70,000, 72,500 और अप्रैल की है 76,250। अब ये जो सेल आ रही है इसमें वो कह रहे हैं कि 25% मार्कअप शामिल है, और लिहाजा मैं लेस करता हूं मार्कअप जो कि 25% ऑफ कॉस्ट है। ये याद रखिएगा, अगर कॉस्ट का 25% है तो इसका मतलब सेल 125% है। मैं क्या करूंगा कि इसको डिवाइड कर दूंगा 1.25 पे, ठीक है, 1.25 पे, तो ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। इसको आप प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है, इसको मल्टीप्लाई करो 25 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, यानी इसका 25% प्रॉफिट है। ये हिस्सा मैं जरा अलहदा से भी एक दफा शो करता हूँ। देखिए हमारी, हम कहते हैं इफ कॉस्ट इज 100% एंड मार्कअप is 25% of cost, then definitely sales will be 125%। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये सेल 125% है, और मैं इस 125% को 25% में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं सीधा 25/125 कर दूंगा। ये तमाम सेल पर मैंने ये अप्लाई किया, तो ये आपकी सारी की सारी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहां से लेस हो जाएगा। जब लेस होगा तो ये मेरी परचेज आ जाएगी।
यानी जिसको कॉस्ट कह रहे हैं। जनवरी की जो परचेज है, अब यहां भी जेहन में रखिएगा, ये मैंने जो परचेज निकाली है किस मंथ में करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में वर्डिंग देखिएगा, वो लिखता है कि गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑफ द गुड्स परचेज 1 मंथ बिफोर सेल। सेल से 1 महीना पहले परचेज की है, इसका मतलब मंथ ऑफ परचेज क्या आएगा, ये आपने जो जनवरी में सेल की है, ये परचेज की है आपने दिसंबर में, ये आप परचेज करोगे जनवरी में, ये परचेज करोगे फरवरी में, ये परचेज करेंगे मार्च में, और एक हमें और बनाना पड़ेगा मई का, और मई की भी सेल ले लें। मई की सेल है 80,000 और सेम यही कैलकुलेशन यहां पर की तो 64 आ गया, और ये आप परचेज करोगे अप्रैल में। ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने पेमेंट निकालनी है। अब मैं निकालता हूं जी पेमेंट ऑफ परचेज जी। तो दिसंबर की जो परचेज है ना, वो आपने कैसे पे करनी है, वो कह रहा है कि आधी उसी महीने में करोगे जिसपे 4% डिस्काउंट है, और बाकी नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो दिसंबर की परचेज जो है उसने हमें दी होगी, ये चेक करते हैं जी दिसंबर की परचेज। अच्छा, ये दिसंबर, ये सेल दी हुई है, दिसंबर की सेल गिवन है, तो दिसंबर की भी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। दिसंबर की जो सेल है, यानी दिसंबर की मैं कैलकुलेशन यहां करता हूं। दिसंबर की परचेज जो है वो जनवरी की सेल का ये दिया हुआ 52,000 है, यानी दिसंबर की में जो आप परचेज करोगे वो 52,000 है। इसकी आधी पेमेंट आप दिसंबर में कर चुके हो, और आधी पेमेंट करोगे जनवरी में। ठीक है, तो दिसंबर की जो परचेज है वो आधी पेमेंट करोगे जनवरी में, डिवाइडेड बाय 2, ये 26,000 आ गए। ठीक है, और आधी पेमेंट दिसंबर में ही हो चुकी है। इसी तरह जनवरी की परचेज लें। जनवरी की परचेज आप कब कब करोगे, किस मंथ में, जनवरी और फरवरी में। यानी जनवरी में आप इसका हाफ करोगे, लेकिन आफ्टर 4% डिस्काउंट, यानी 26,880। इस पे वो कह रहा है कि जो पहली पेमेंट है उस पर आपको 4% डिस्काउंट होगा, 4% प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिस्काउंट। और जो बाकी जनवरी की परचेज है वो आधी आप परचेज करोगे, आधी पेमेंट करोगे जनवरी में। ठीक है, सॉरी फरवरी में। अब फरवरी की परचेज लें। फरवरी की परचेज जो है 56,000, इसकी आधी परचेज जो है उस पे 4% डिस्काउंट आएगा, वो हमें पेमेंट इसी मंथ में करनी है। और सॉरी, इस पे डिस्काउंट नहीं आएगा। 26,000, आई थिंक ये मैंने अमाउंट गलत ली है। जनवरी की परचेज आप फरवरी में पे करोगे 6,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जो आप फरवरी में परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट फरवरी और मार्च में करोगे। यानी ये फरवरी की परचेज है, इसकी पेमेंट जब करोगे फरवरी में तो ये 96% पे आएगी, और जो रिमेनिंग परचेज है वो आप करोगे मार्च के मंथ में 29,000। इसी तरह जो मार्च की परचेज है, मार्च की परचेज आपने निकाली हुई है ये 61,000, इसकी आधी आप पेमेंट करोगे मार्च में ही, लेकिन 4% डिस्काउंट के बाद, और आधी पेमेंट करोगे आप अप्रैल में, मार्च में, और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ये पूरी 30,500 आ जाएगी। ठीक है जी। और इसी तरह अप्रैल की जो परचेज है, अप्रैल की जो परचेज है वो आपकी 64,000 है, इसकी हाफ जो है वो पे करोगे अप्रैल में, जो कि 30,720 आ रही है। ठीक है जी। तो ये सारी मैंने कैलकुलेशन की आपके सामने, इसको टोटल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जो आपके सोल्यूशन में दिया हुआ।
अच्छा, अब जरा नमाज के लिए ब्रेक ले लेता हूँ मैं, 10 मिनट की ब्रेक प्लीज, जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिएगा। नमाज पढ़ लें, इसके बाद शुरू करते हैं 10 मिनट। थैंक यू। ओके जी, तो ये तो थोड़ा सा बजटिंग के मुतालिक जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए। अब इस पे जो सीबीपी का हमने चैप्टर किया था उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी रह गए कुछ करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। वेरी सिंपल टॉपिक, रेलिवेंट कॉस्ट। परफॉर्मेंस में ही आता है, ये आपका कवर होगा रेलिवेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट which fulfills all of the above features। यानी ये जो 3 फीचर लिखूंगा, इन तीनों फीचर्स को फुलफिल होना जरूरी है। यानी फर्स्ट ए इज द इट शैल बी फ्यूचर कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर ऐसी कॉस्ट जो आपकी पास्ट में गुजर चुकी है, पास्ट कॉस्ट है, इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। एनी कॉस्ट दैट हैज टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, दिस इज नॉन एज अ रेलिवेंट कॉस्ट। अब अभी मैं नहीं कहूंगा रेलिवेंट कॉस्ट, लेकिन ये पहला करेक्टरिस्टिक है कि उसमें फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। नंबर 2, इट शैल बी कैश बेस्ड। कैश बेस्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली ये कैश में कन्वर्ट हो, यानी नॉन कैश कॉस्ट डेप्रिसिएशन लाइक डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। सी, इट शैल बी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है कि इफ द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन देन कॉस्ट शैल बी इनकर्ड। यानी अगर प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, प्रोजेक्ट मेरे फेवर में आएगा तो ये कॉस्ट इनकर होगी, अगर प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। यानी इफ द आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव इज इन यस, देन कॉस्ट शैल बी रेलिवेंट कॉस्ट। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर आंसर किसी एक का भी नो आ जाएगा तो वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। तो यहां हम जरा कुछ कॉस्ट की नेचर को डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे कि ये रेलिवेंट कॉस्ट है या नहीं। तो इसमें सबसे पहली कॉस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, संक कॉस्ट। और इसकी डेफिनेशन जो है वो एग्जामिनेबल होते हैं, ये पास पेपर में आई हुई है। व्हाट इज अ संक कॉस्ट? द कॉस्ट which has been incurred before start of any project। किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ऐसी कॉस्ट जो हम इनकर कर चुके हों, उस कॉस्ट को संक कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, लाइक आपका एक न्यूज़पेपर में टेंडर आता है, तो उस टेंडर के लिए आप बिड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक टेंडर फी होती है लाइक 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, विच इज नॉन रिफंडेबल। तो ये कॉस्ट चूंकि प्रोजेक्ट मिलने से पहले आप इनकर कर चुके हो, दिस कॉस्ट इज नॉन एज संक कॉस्ट। अब देखना ये है कि संक कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है या नहीं। तो जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक में पहला फीचर देखें, इट शैल बी फ्यूचर कॉस्ट, यानी ये फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। जबकि संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट है, इसलिए इसका आंसर नो हो गया। इट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। संक कॉस्ट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट, ये इसके सामने मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। और उसकी रीजन मैंने क्या बताई कि दिस कॉस्ट इज अ पास्ट कॉस्ट, इसलिए ये किसी सूरत में हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी।
ठीक है। अब इसी तरह दूसरी कॉस्ट की तरफ आता हूं, कमिटेड कॉस्ट। अब कमिटेड कॉस्ट को हम क्या डिफाइन करते हैं? द कॉस्ट विच हैज बीन कमिटेड to be paid in future irrespective of project। यानी कि प्रोजेक्ट मुझे मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में मुझे पे करनी है, हर हालत में पे करनी है। इस कॉस्ट को हम कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को लगाऊं तो पहले का देखते हैं आंसर क्या आता है। इट शैल बी फ्यूचर कॉस्ट। यस, इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट हमने पे करनी है फ्यूचर में। बी, इट शैल बी कैश बेस्ड। यस, हमें ये पे करनी पड़ेगी कैश में। दूसरे का आंसर भी यस है। तीसरे का मतलब का आंसर देखते हैं, इट शैल बी इंक्रीमेंटल, यानी मीन इफ द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन द कॉस्ट शैल बी इनकर्ड। जबकि कमिटेड कॉस्ट की नेचर ये होती है कि ये कॉस्ट हर हालत में आपने इनकर करनी है, चाहे प्रोजेक्ट मिले या ना मिले। यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर नो हो गया। और जैसे मैंने ऊपर बोला था, जब तक तीनों को आंसर यस नहीं होगा उस वक्त तक वो कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होगी। सो कमिटेड कॉस्ट इज ऑलवेज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट, यानी ये इररेलिवेंट कॉस्ट होगी। अब इसकी एग्जांपल में इस तरह दे देता हूं कि कमिटेड कॉस्ट की, जैसे आप लेबर को पहले से हायर कर चुके हो एक प्रोजेक्ट के लिए, अभी प्रोजेक्ट मिला नहीं और आप लेबर हायर कर चुके हो। अब अगर प्रोजेक्ट नहीं भी मिलेगा तो मुझे उनको पे करना पड़ेगा। इस कॉस्ट को मुझे रेलिवेंट कॉस्ट नहीं कह सकता। ठीक है जी। इसी तरह तीसरी कॉस्ट आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और इसकी डेफिनेशन आप कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो। द कॉस्ट रिमेन्ड अनचेंज्ड irrespective of level of output। यानी मीन ऐसी कॉस्ट चाहे उसके अंदर यानी आउटपुट में इंक्रीज करूं या आउटपुट डिक्रीज करूं, कॉस्ट में किसी किस्म की कोई चेंज ना आए, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। ये क्यों रेलिवेंट नहीं है, इसको भी देखते हैं कि क्या ये फ्यूचर कॉस्ट है। यस, माइट बी फ्यूचर कॉस्ट, क्योंकि ये आपने पे करनी है हर हालत में। बी, इट शैल बी कैश बेस्ड। यस, एंड नंबर सी, इट इज इंक्रीमेंटल। नो, ये इंक्रीमेंटल क्यों नहीं है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट एक नया मिलता है, मजीद यूनिट बनाने हैं और कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, तो लिहाजा उस प्रोजेक्ट के मिलने के बावजूद कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा। तो जबकि इंक्रीमेंटल का मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट मिलेगा तो कॉस्ट इनकर होगी, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जबकि यहाँ पर जैसे रेंट है फैक्ट्री का, ये तो आपको प्रोजेक्ट अगर न्यू नहीं भी मिलता तो रेंट पे करना ही करना है, इसलिए ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की बात करूं, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट which will increase as a result of new projects। यानी ऐसी कॉस्ट जो कोई नए प्रोजेक्ट की वजह से उसमें इजाफा हो जाए, उस कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का नाम देंगे, या इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट का भी नाम दे सकते हैं। दिस कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट भी मैंने फ्यूचर में पे करनी है। नंबर बी, दिस कॉस्ट शैल आल्सो बी इन कैश बेस्ड। एंड थर्ड, इट इज इंक्रीमेंटल। यानी ये मैंने डेफिनेशन में गौर से देखें तो हमने क्या लिखा है? द कॉस्ट विच विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। यानी अगर न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा तो कॉस्ट इनकर होगी, विल इंक्रीज। ये इंक्रीज तब होगी। अब यहां पर तीनों का आंसर सेम आ गया। सो दिस कॉस्ट इज रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है जी। अब इसी तरह एक कॉस्ट का और डिस्कशन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं
it is a benefit which has to be foregone by selecting an alternate, यानी अगर मैं कोई alternate की तरफ जाता हूं और उससे उस alternate में जाने की वजह से existing project से एक benefit lost हो जाएगा, उसको हम opportunity cost कहेंगे, and this opportunity cost is always a relevant cost. इस पे हम वो टेस्ट नहीं लगाते, लेकिन ये हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट होती है। रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत ये हमेशा रेलिवेंट होती है। जैसे आपके पास सपोज एक बिजनेसमैन owns a shop which was rented out at rupees 50,000 per month. एक बिजनेसमैन के पास एक शॉप है जो उसने रेंट आउट की हुई है 50,000 में। नाउ ही इंटेंड्स टू स्टार्ट ऑन बिजनेस इन हिज शॉप। अब वो अपनी शॉप पे अगर बिजनेस करना चाहता है, देन डेफिनेटली रेंटल इनकम ऑफ रुपीज 50,000 विल बी लॉस्ट। यकीनी बात है कि वो जो 50,000 का उसको रेंट मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। हेंस दिस कॉस्ट शैल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इज रेलिवेंट। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर किया इस कॉस्ट के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कि जब मैं कोई ऑल्टरनेट की तरफ जाता हूं और उस ऑल्टरनेट में जाने की वजह से मेरा एक बेनिफिट जो मुझे मिल रहा था वो लॉस्ट हो जाता है, उस कॉस्ट को हम रेलिवेंट कॉस्ट का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये तमाम के तमाम तो मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है और कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी रेलिवेंट नहीं है। अब इसके बाद हम जरा इसकी पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। ये रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो कहां पर अप्लाई किया जाता है? एक चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट अ कॉस्टिंग टेक्निक। ये कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है, रादर इट शैल बी डिसीजन मेकिंग टेक्निक in which we have to calculate the price based on price of a project of special project। ये भी याद रखना है, स्पेशल प्रोजेक्ट ये हर एक नॉर्मल प्राइस नहीं होती। ये कि स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आप प्राइस करते हो जो बेस्ड ऑन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है जी, जो कि मिनिमम कॉस्ट पर बेस करेगी। और याद रखिएगा रेलिवेंट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मिनिमम कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट को हम मिनिमम कॉस्ट का भी नाम देते हैं। नॉर्मल कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा आएगी और रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा कम से कम आएगी। तो ये याद रखना है कि रेलिवेंट कॉस्ट कहां पे अप्लाई की जानी है, यानी ये ऐसे डिसीजन पे अप्लाई किए जानी है, ऐसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई किए जानी है जो स्पेसिफिक हो या वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। इट शैल आल्सो बी अप्लाइड इन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई स्पेशल या वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल प्राइस चाहिए और स्पेशल प्राइस जो है वो बेस करेगी रेलिवेंट कॉस्ट पे। ठीक है जी, अब इसमें हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है जो मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपके सामने। सबसे पहले आऊंगा मैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। देखें, डायरेक्ट मटेरियल बाय नेचर जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट होती है। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल में मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक को भी फॉलो करना है। तो जब भी डायरेक्ट रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है तो पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है? पहला क्वेश्चन ये करना है, डज
is required quantity in stock। ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे। जो मुझे उस प्रोजेक्ट में क्वांटिटी चाहिए, क्या वो क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में मौजूद है? लाइक मैं यहाँ पर साथ साथ थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक प्रोजेक्ट है, मैं जिसके लिए बिड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो चाहिए 400 kg ऑफ मटेरियल ए। मुझे 400 kg चाहिए। तो अब पहला क्वेश्चन तो मैं ये करूंगा कि क्या जो क्वांटिटी मुझे चाहिए वो स्टॉक में मौजूद है? द आंसर कैन बी यस और नो, यानी इसमें दो आंसर आ सकते हैं, एक आंसर यस और एक आंसर नो। ये मैं फ्लो चार्ट सब बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है जी, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आई नीड 400 kg ऑफ मटेरियल ए फॉर दिस प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन आपने ये करना है, क्या ये क्वांटिटी स्टॉक में मौजूद है? तो आंसर कैन बी यस और आंसर कैन बी नो। यानी अगर आंसर नो है तो व्हाट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट? द रेलिवेंट, तो यकीनी बात है जब मेरे पास स्टॉक में मौजूद ही नहीं है, तो जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं मटेरियल ए खरीदूंगा, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो ये मुझे मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट शैल बी रेलिवेंट कॉस्ट, यानी जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, ये मैं इसको रेड कलर से जो लिख रहा हूं और बोल्ड कर रहा हूं, ये मेरा डिसीजन है। तो जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को परचेज कॉस्ट भी कहते हैं, यानी इसको हम करंट परचेज कॉस्ट भी कहेंगे, ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं कि आंसर अगर स्टॉक में मौजूद है, पहली चीज मैं एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूं। अगर मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्टॉक में मौजूद नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मुझे बाय करनी पड़ेगी, और जितने में मैं बाय करूंगा वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, यानी जितने में मैं बाय करूंगा वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट, इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्टॉक में कहता हूं यस स्टॉक में मौजूद है, यानी 400 kg मुझे चाहिए और 400 kg स्टॉक में मौजूद है। फिर मुझे एक और क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दिस मटेरियल आइटम इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी? क्या ये स्टॉक में जो मेरे पास मौजूद है, क्या ये मेरा रेगुलर यूज में आती है? अगेन आंसर कैन बी यस और नो। यस और नो, ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। मैं दोनों कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी एग्जांपल से ये क्लियर करूंगा कि किस तरह आपने इसको लेकर चलना है। जैसा क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आप इसको लेकर चलोगे। ठीक है जी, इसके बाद आइएगा नेक्स्ट में। ओके जी, तो मैं कहता हूं इज दिस मटेरियल आइटम इज इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी? तो अगर तो आंसर है यस, यानी ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, 400 kg मुझे चाहिए था और 400 kg मेरे पास स्टॉक में मौजूद है, और ये स्टॉक में जो मौजूद है ये मैंने बाय किया था किसी और पर्पस के लिए, यानी इसके लिए बाय नहीं किया था। तो फिर याद रखिएगा रेलिवेंट कॉस्ट इज अगेन इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी ये फिर ये जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है
यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। उसकी रीजन क्या है, ये क्यों रेलिवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं खरीदा हुआ, ये तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने इसको बाय किया हुआ है। तो और उस जिस प्रोजेक्ट के लिए बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं इसको कि अगर मेरे पास 400 केजी मुझे चाहिए और वो स्टॉक में मौजूद है और ये आइटम रेगुलर यूज में है, यानी ये मैं रेगुलर यूज का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूसली किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहा है, जिसका मतलब जो स्टॉक में आपने रखा हुआ है वो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं रखा हुआ, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको नया स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तो जितने में खरीदोगे वही आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, जिसको करंट रिप्लेसमेंट या परचेज कॉस्ट का हम नाम देंगे। दिस वन इज द रेलिवेंट कॉस्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये रेगुलर यूज में नहीं है, इट इज नॉट इन अ रेगुलर यूज, तो फिर आप एक और क्वेश्चन करोगे, एंड दैट क्वेश्चन इज अगेन, हैज इट एनी ऑल्टरनेट यूज, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट यूज है, यानी मैं इसके अलावा भी किसी और प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए अगेन वही दो आंसर लूंगा, आंसर कैन बी यस और आंसर कैन बी नो। दो ही आंसर हो सकते हैं, यस भी हो सकता है और आंसर नो भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं जी आंसर इज यस, तो पहले नो को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑल्टरनेट यूज में नहीं है तो याद रखिएगा उसकी जो सेल्स वैल्यू है शैल बी रेलिवेंट कॉस्ट, यानी वो कितने में मटेरियल सेल हो सकता है, जितने में सेल हो सकता है वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसको भी मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं उसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, तो फिर तो ये मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स वैल्यू जो है वही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि उसका ऑल्टरनेट यूज है, तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ये मैं सारी यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, हायर ऑफ नंबर वन सेल्स वैल्यू ऑफ मटेरियल, और नंबर टू बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट यूज। इन दोनों में से जो हायर होगी दैट शैल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट कॉस्ट, उसी को हम रेलिवेंट कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, ये जो कुछ अभी मैंने लिखा तो शायद आपको इतना ज्यादा क्लियर ना हुआ हो, अभी मैं एग्जांपल से ये सारा क्लियर करता हूं, लेकिन एक नजर जरा इसको दोबारा से हम देखेंगे और उसके बाद जरा एग्जांपल के थ्रू मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। तो पहली चीज तो देखिए, जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए बिड करनी है तो उसमें पहले देखना है मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए। जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए क्वेश्चन ये करोगे कि क्या अब वो स्टॉक में मौजूद है। इफ द आंसर इज नो, स्टॉक में मौजूद नहीं है, तो फिर तो डेफिनेटली बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि वो मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, और जितने में खरीदोगे वही रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। और अगर वो स्टॉक में मौजूद है तो फिर आपने एक और क्वेश्चन करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या ये जो मटेरियल मेरे पास स्टॉक में मौजूद है क्या ये रेगुलर यूज में है, कंपनी के रेगुलर यूज में है। रेगुलर यूज को मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और हम एक प्रोजेक्ट के लिए बिड करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए ब्रिक्स चाहिए। अब ब्रिक्स जो है नॉर्मली ऐसी चीज है जो तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज होती है, तो इसलिए इसको मैं कह सकता हूँ इट इज इन रेगुलर यूज। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे स्पेशल टाइल्स चाहिए, और वो टाइल्स जो है वो हमारे पास स्टॉक में जरूर मौजूद है लेकिन वो रेगुलर यूज में नहीं है। तो इसलिए हम इसको डिसाइड करेंगे कि वो रेगुलर यूज में है या नहीं है। अगर तो वो रेगुलर यूज में है तो फिर यकीनी बात है मुझे ये खरीदना नहीं पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा।
ये वाला स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए है, जो न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है उसके लिए मुझे डेफिनेटली बाय करना पड़ेगा। अगेन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट शैल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ये रेगुलर यूज में भी नहीं है, यानी ये रेगुलर यूज में ना होने की रीजन अभी मैंने बताई, ये हो सकता है कि आपने खरीदा था किसी और प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और अभी तक स्टॉक में पड़ा हुआ है, फिर आपने देखना है कि उसका कोई ऑल्टरनेट यूज है या नहीं है। अगर ऑल्टरनेट यूज नहीं है तो वो जितने में सेल हो सकता है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, जिसको सेल वैल्यू कह लो उस मटेरियल की, वही रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। और अगर ऑल्टरनेट यूज है तो फिर आपने कंपैरिजन करना है कि अगर इसको मैं बेचता हूं तो बेनिफिट क्या होगा, और एक अगर इसको मैं ऑल्टरनेट यूज करता हूं तो बेनिफिट क्या होगा। उसके बाद फिर ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। ठीक है जी, तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस एग्जांपल में ये मैं सारा कवर करूंगा जो आपके सामने लिखा है। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं जी एबीसी कंपनी intends to quote price based on relevant cost principle. The company requires the following material: material quantity, purchase cost, sales value. ये लीजिए। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं जी मटेरियल ए मुझे 400 kg चाहिए, जो हम 40 रुपीज पर केजी बाई कर सकते हैं, और इसकी सेल्स वैल्यू जो है वो 25 पर केजी। बी मटेरियल मुझे 600 चाहिए, इसकी परचेज कॉस्ट 25 पर केजी है, और इसको अगर मैं सेल करता हूं तो 15 पर केजी में सेल होगा। और मटेरियल सी 800 केजी चाहिए मुझे, और इसको खरीदता हूं तो ये मुझे 15 पर केजी में चाहिए मिलेगा, और अगर सेल करता हूं तो 10 रुपीज पर केजी में ये सेल होगा। ठीक है जी, अब इसमें मैं लिखता हूं नीचे नोट्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी रिक्वायर्ड, और यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी इन स्टॉक 350 केजी, 400 केजी और 1000 केजी। तो पहले को नंबर 1, मटेरियल ए is in regular use of the company and current stock represents stock required for existing projects। ठीक है जी, तो पहला हिस्सा जरा देखते हैं, उसके बाद नोट 2 और 3 देखते हैं। इसकी रेलिवेंट कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल ए की रेलिवेंट कॉस्ट में यहां पर कैलकुलेट करके यहां ले आता हूं रेलिवेंट कॉस्ट। इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, ये मेरा आंसर होगा जो ये वाला हिस्सा है, इसको येलो कलर भी कर रहा हूं। अब देखिए रेलिवेंट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे करना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर देखिए, इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक। जरा देखते हैं यहां पर मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी नीडेड। ये मैं एक एक चीज लिख के बता रहा हूं। मुझे 400 केजी चाहिए, तो ये अब मैं देखता हूं स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। स्टॉक अवेलेबल 350। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या मेरा ये जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए क्या वो स्टॉक में मौजूद है। द आंसर इज यस।
लेकिन 350 के लिए यस होगा और 50 मुझे बाय करने पड़ेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट के हवाले से देखूं तो इसमें यस भी नजर आ रहा है और नो भी नजर आ रहा है। अगर मैं यहां लिखूं तो मैं लिखूंगा 350 स्टॉक में मौजूद है और 50 स्टॉक में मौजूद नहीं है। तो मैं ये चीज यहां लाता हूं आपके सामने, तो मैं लिखता हूं यस 350 और नो 350। अच्छा, मैं जरा यस की बात करता हूं। हमने क्या पढ़ा था, अगर वो स्टॉक में मौजूद है तो फिर मुझे ये क्वेश्चन करना है कि क्या ये रेगुलर यूज में है कंपनी के। तो जरा देखते हैं इसके नोट में, कंपनी इसने लिखा है मटेरियल ए इज इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी। ये बिल्कुल रेगुलर यूज में है। तो ये, अब मैं अगर इसकी यूज की बात करूं, रेगुलर यूज में है, तो मैं कहता हूं जी यस ये रेगुलर यूज में है। ठीक है, और जो नो है उसके लिए तो बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं जरा यस वाले को। अगर रेगुलर यूज में है तो मेरी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। यानी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरी कितनी बनती है, परचेज कॉस्ट 40 रुपीज, यानी इसकी रेलिवेंट कॉस्ट जो होगी वो 40 रुपीज पर केजी होगी। और वो स्टॉक जो 50 केजी मेरे पास स्टॉक में मौजूद नहीं है, ये देखें 50 केजी स्टॉक में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। यानी इसके लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट 40 हो गई। मैं जरा इस हिस्से को यहां से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन ये करना है, मुझे 400 केजी चाहिए जो नीचे भी लिखा हुआ है। 350 स्टॉक में मौजूद है और 50 स्टॉक में मौजूद नहीं है। अब 350 के लिए मैंने क्वेश्चन किया, क्या ये रेगुलर यूज में है? आंसर यस, ये रेगुलर यूज में है। इसका मतलब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी आ गई। यानी इस 350 यूनिट के लिए 40 रुपीज पर केजी जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन जो रिमेनिंग 50 यूनिट्स हैं जो आपके स्टॉक में मौजूद नहीं है, उसके लिए वो भी यकीनन खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए भी 40 रुपीज जो है वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो लिहाजा टोटल रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए जी 350 इंटू 40, ठीक है, एंड 50 इंटू 40, यानी 350 के लिए भी 40, 350 इंटू 40 और 50 के लिए भी 50 केजी के लिए भी 40, 2000 इनको प्लस कर लें तो दैट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए। ये मेरा पहला आंसर निकलेगा, 16,000 इज द रेलिवेंट कॉस्ट। ये ऊपर मैंने वर्किंग बनाई अलहदा से समझाने के लिए। ये रेलिवेंट कॉस्ट आ गई मेरी मटेरियल ए की। ठीक है जी, अब मटेरियल बी की तरफ चलते हैं और मटेरियल बी में लिखता हूं, मटेरियल बी वाज परचेज्ड 6 months ago for another project and was not used till date। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी। मटेरियल ए जो है, सॉरी मटेरियल बी जो है, ये मैंने 6 महीने पहले खरीदा था किसी और प्रोजेक्ट के लिए और ये हमारा अभी तक ये यूज नहीं हुआ। इस वर्डिंग से खुद अंदाजा लगाना है हमने। तो जरा आते हैं इसी फ्लो चार्ट में। अब ये वैल्यूज जो मैंने पहले लिखी थी 350 और 50, ये खत्म करूंगा और दोबारा बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। पहले तो देखिए मटेरियल बी चाहिए कितना मुझे, मटेरियल बी मुझे 600 केजी चाहिए। मैं यहां पर ही बनाता हूं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 600 केजी ऑफ मटेरियल बी। मुझे मटेरियल बी के 600 केजी चाहिए। अगेन पहला क्वेश्चन करूंगा आपसे, इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक। तो नीचे देखते हैं, वो लिख रहा है जी कि इसमें से 400 मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। यानी मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैं लिखता हूं जी मुझे 600 केजी चाहिए।
जो लिखा हुआ आपके सामने, इस 600 केजी में से 400 मेरे पास स्टॉक में मौजूद है और 200 स्टॉक में मौजूद नहीं है। तो मैं जरा 200 की पहले डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, करंट परचेज कॉस्ट। अब ये 200 कितने में खरीदेंगे आप? ये 200 केजी जो मुझे खरीदना है, ये 25 रुपीज पर केजी में मैं खरीदूंगा, ये 25। इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 25 हो जाएगी। तो ये तो पहला हिस्सा मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, 200 केजी हैज टू बी परचेस्ड, जो कि मैं 25 रुपीज पर केजी में खरीदूंगा। ये 5000 रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। अब आइएगा इस 400 में, तो 400 में मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, इज दिस मटेरियल आइटम इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी? और इस वर्डिंग से बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो मटेरियल बी है ये रेगुलर यूज में नहीं है, तो लिहाजा मैं आंसर नो में आता हूं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, तीसरा क्वेश्चन करूंगा, हैज इट एनी ऑल्टरनेट यूज? क्या इसका ऑल्टरनेट यूज है? क्वेश्चन में कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं दिया हुआ, तो मैं लिखूंगा नो। तो लिहाजा इन 400 यूनिट्स के लिए जो सेल्स वैल्यू है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अब देखें मटेरियल बी की सेल्स वैल्यू कितनी है, 15 रुपीज पर केजी। ये 15 रुपीज जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। कितने केजी के लिए? ये 400 केजी के लिए। ये 400 इंटू 15, यानी जो मुझे 600 केजी चाहिए थे, 600 केजी मुझे जो चाहिए थे, उसमें से 200 मुझे खरीदने पड़ेंगे, जो मैं 25 रुपीज में बाई करूंगा। और 400 यूनिट ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टॉक में है और रेगुलर यूज में भी नहीं है और इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर 6000 मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, उसकी सेल्स वैल्यू। ये याद रखना है कि रेलिवेंट कॉस्ट में मटेरियल के लिए और लेबर के लिए, जो अभी हम डिस्कस इसके बाद करेंगे, या आप इन दोनों के लिए आपका फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आपने मटेरियल और लेबर का लेना है वो फ्लो चार्ट का लेना है। इस वक्त अभी हम सिर्फ मटेरियल को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब मटेरियल बी की जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो 11,000 दिस वन। अब रह गया मटेरियल सी। इसके लिए मैं लिखता हूं जी, मटेरियल सी के लिए, मटेरियल सी was is also not in regular use of the company. However, this material can be used as substitute of material B whose purchase cost is rupees 14 per kg. After modification cost of rupees 2 per kg. अच्छा, इसको मैं वर्डिंग को थोड़ा सा इसको क्लैरिटी में ले आता हूं। However, this material can be used as a substitute of material D after incurring a cost of rupees 2 per kg. Material D can be purchased at rupees 14 पर केजी। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम अब देखते हैं। इसको अभी मैं और ये हिस्सा भी काट रहा हूं, ये अगले क्वेश्चन में करेंगे। इसको काट रहा हूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं। मटेरियल डी कैन बी यूज्ड
this material can be used as substitute of material D, which can be purchased at rupees 14 per kg, 16 पर kg का, 16 पर kg। अच्छा, अब जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा। मटेरियल सी मुझे कितना चाहिए? 800 kg। मटेरियल सी मुझे चाहिए 800 kg। रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 800 kg ऑफ मटेरियल सी। इस फ्लो चार्ट को दोबारा हम फॉलो करते हैं। पहले पुरानी वैल्यूज में डिलीट करता हूं। जी, मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए? 800 kg मुझे रिक्वायर्ड है और स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 1000 kg। तो मैं यहां पर 1000 नहीं लिखूंगा, मैं 800 लिखूंगा। वैसे मेरा क्वेश्चन जरा गौर से देखें, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए क्या वो स्टॉक में मौजूद है? मुझे 800 kg चाहिए और 800 स्टॉक में मौजूद है। यहां मैं नो में नहीं जा रहा, ये सारे का सारा यहां पर आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करूंगा, इज दिस मटेरियल आइटम इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी? क्या ये रेगुलर यूज में है? अभी हमने पढ़ा मटेरियल सी इज नॉट इन अ रेगुलर यूज, मैं यहां तक आ चुका। और इसके बाद अब आपने पढ़ा या तीसरा क्वेश्चन किया, हैज इट एनी ऑल्टरनेट यूज? तो आंसर इज यस। अब मुझे करना क्या है? दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक सेल्स वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल, मैं लेता हूं सेल्स वैल्यू क्या है मटेरियल की। देखें, अगर मैं मटेरियल सी को सेल करता हूं तो ये कितने में सेल हो जाएगा? 10 रुपीज में। ये 10 रुपीज में सेल होगा। और अगर मैं दूसरा मैंने लिखा बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट। अच्छा, अब बेनिफिट क्या है? अगर मैं इसी मटेरियल को यूज करता हूं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल डी, तो इसका मतलब मटेरियल डी मुझे बाय नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी सेविंग हो जाएगी। इसको मैं 10 की बजाय 12 कर रहा हूं, यानी ये मेरी 12 रुपीज पर केजी मेरा सेव हो जाएगा। 12 रुपीज पर केजी मेरा सेव हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट, जो कि बन रहा है 12 रुपीज। अब मुझे क्या करना है? इनमें से हायर वैल्यू लेनी है। हायर वैल्यू कौन सी है? जो कि यकीनी बात है 12 रुपीज है, और यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी? 800 इंटू 12, 800 kg है, और इसके लिए 12 रुपीज, ये 9600 शेल बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी। ये मटेरियल सी की रेलिवेंट कॉस्ट आ गई 9600। अब इन तीनों को जब मैं प्लस कर लूंगा, इट बिकम्स अ टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी जितना मटेरियल चाहिए उसकी ओवरऑल रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल करना है आपने कि इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह आपने इसको देखना है, और फ्लो चार्ट के थ्रू ही सब कुछ हमारा सॉल्व होगा। ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को क्वेश्चन देख लेता हूं जो आपने किए हैं, और उसके बाद इसका जवाब देता हूं। पार्ट सी। अच्छा, बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट 12 रुपीज कैसे है जी? आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नॉट टू सेल फॉर 100। यस, ठीक है। अच्छा जी, ये आखिरी पॉइंट जो है इसके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जरा प्लीज अलाउ कीजिएगा, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इनको अलाउ कीजिएगा, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह इस फ्लो चार्ट को हम बेस बना के
1 बाय 1 जो है वो समझ के इसको सॉल्व करेंगे। सर जी। इस हद तक तो बात मतलब समझने में आ रही है, लेकिन जो मुझे इस वक्त मतलब थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम बेसिकली इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं, हमारा बेस पॉइंट क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं सारा। ओके, ये देखिए इसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन आपसे डिस्कस की है। बेसिकली होता ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको पास एक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर आपको मिलने जा रहा है, तो और आप मार्केट में मिनिमम प्राइस पे जाना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पर जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल है। रेलिवेंट कॉस्ट का जो लॉजिक है वो यही है कि वो मिनिमम कॉस्ट को कैलकुलेट करके देता है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम सिर्फ इसको अप्लाई करते हैं, रेगुलरली ये अप्लाई नहीं होता रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाह रहा? जी प्लीज। सर इदरीस अहमद बात कर रहा हूँ एजी पंजाब से, लाहौर से। सर जी जी दो चीजें थी, एक तो ये रिलेवेंट कॉस्ट की जो थर्ड कंडीशन थी कि कॉस्ट शुड बी इनकर्ड, तो इनकर्ड के साथ सर कॉस्ट सेव का एलिमेंट भी तो हमने मद्देनजर रखना है। जी, बिल्कुल ठीक है, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। बेसिकली हम जब वर्ड यूज करते हैं कैश बेस्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली ये कैश में कन्वर्ट होनी है, चाहे इसी मंथ में हो या अगले मंथ में हो। ठीक है, तो इसलिए इनकर का वर्ड हम प्रेफर करते हैं कि अगर कॉस्ट इनकर हो रही है तो इसका मतलब पे तो अल्टीमेटली होगी। वो तो अंडरस्टूड है कि अगर पेड है तो वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनको बात कर ये कंफ्यूजन होती है, अगर मैं पेड का लफ्ज लिख दूं तो फिर आपको ये कंफ्यूजन होगी कि यार इनकर अगर हो गई है और पे नहीं हुई तो क्या रेलिवेंट होगी। इस वजह से मैंने इसको इनकर का वर्ड यूज किया। सर दूसरी चीज इसमें ये थी जी कि हमने फिक्स कॉस्ट में हमने देखा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, जी फिक्स्ड और वेरिएबल का जो हमने डिफरेंस देखना होता है वो होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट की वजह से। जी तो यहाँ का जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, क्या वो प्रोजेक्ट फोकस नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि हम आउटपुट को देखें। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट बेस ही देख रहे हैं। अगर आप देखें तो हम प्रोजेक्ट बेस पे ही देखेंगे, लेकिन वो तो डेफिनेशन मैंने फिक्स कॉस्ट की है। जो यहाँ लिखा है ना मैंने फिक्स कॉस्ट का, वो आउटपुट लेवल जो लिखा है ये सिर्फ डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। लेकिन अगर इसके हवाले से देखूं तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है जी, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जी? चलिए, अच्छा ये आखिरी पॉइंट स्टूडेंट्स कह रहे जी, प्लीज पूछिए। हेलो जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अहमद मीर बात कर रहा हूँ सर। जी जी अहमद। सर जी ये जो दो तीन टाइप्स आपने पढ़ा दिए कास्ट के ना, जी इनको सर आप ये जो रिलेवेंट कास्ट है इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं सर सबको, किसके किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी? रिलेवेंट है या नहीं है सर, इनको कंपेयर कर रहे हैं। दो तीन आपने जैसे संघ पढ़ा दिया सर, जी जी अपॉर्चुनिटी कास्ट पढ़ाया सर, जी तो सर ये जो कंपेयर आप कर रहे हैं सर इसकी क्या लॉजिक है सर? मैं किसी को कंपेयर तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी या नहीं होगी। कंपेयर तो कहीं नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे कह रहे हो नहीं कंपेयर सर, कर? सर मैं सर आप मुझे वो समझ नहीं पा रहे सर। मैं कह रहा हूँ सर आपने अपॉर्चुनिटी कास्ट पढ़ाया, संघ कास्ट पढ़ाया सर, उन सबको आप डिफाइन करके आप फिर वो कंपेयर कर रहे हैं सर, ये रिलेवेंट कास्ट है या नहीं है। जो दो तीन पैरामीटर्स थे ना सर, उनके थ्रू ठीक हम देखते थे कि ये रिलेवेंट कास्ट है या नहीं है, तो उनकी क्या लॉजिक बनती है सर? ये वो लॉजिक थोड़ा सा समझाएं सर, वो जो आप कंपेयर कर रहे हैं सर, ठीक है, समझ रहे देखिए हैं सर अभी? मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। देखिए जो सर ये सर मैंने लिखा है, यानी ये मैंने आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, ये जैसे संक कॉस्ट और इसके आगे लिखा है ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये मैंने क्यों कंपेयर किया, यानी क्यों लिखा है कि ये रेलिवेंट है या नहीं। देखिए बेसिकली मैंने अभी आपसे बोला कि जब मैं प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करूंगा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वहां पर मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए। और मिनिमम कॉस्ट का प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ वो कॉस्ट लोगे जो रेलिवेंट होगी। ये रेलिवेंट का वर्ड इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना, प्योर इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो शायद मीनिंग कुछ और दे जाए।
रेलिवेंट का कॉन्सेप्ट मैंने यहां आपसे ये 3 लाइनें डिस्कस की थी, दिस वन, जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूं, यानी हर वो कॉस्ट जो फ्यूचर कॉस्ट हो वो रेलिवेंट होगी, हर वो कॉस्ट जो कैश बेस्ड हो वो रेलिवेंट होगी, और हर वो कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल हो, यानी अगर प्रोजेक्ट मिलेगा तो इनकर होगी, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो इनकर नहीं होगी। तो लिहाजा ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है रेलिवेंट कॉस्ट के लिए। अब जब मैं यहां पर आता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज अ संक कॉस्ट, तो जब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं उस डेफिनेशन के से मुझे ये आइडिया होता है कि ये वो कॉस्ट है जो पास्ट से रिलेट करती है, ये फ्यूचर से रिलेट नहीं करती। चूंकि पहला करेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए संक कॉस्ट को कभी भी हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो रेलिवेंट कॉस्ट है। जी प्लीज, और कोई क्वेश्चन? जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से जी, पंजाब। जी जनाब। सर ये जो आपने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की ना, थोड़ा जी कंफ्यूज कर रहा है। अगर हम वैल्यूज रेज ना करते और हर एक फ्लो चार्ट को कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पे कर लेते तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाना था सर। थोड़ा सा कर देंगे रिव्यू या रिवाइज? जी जी बिल्कुल कर दूंगा। मैं एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ और उसके मुताबिक फिर मैं जैसे आप कह रहे हैं मैं उसको कॉपी पेस्ट करते ना, उसके मुताबिक हर एक को लहदा लहदा करता जा रहा हूँ। ठीक है, ले जी। इसी एक और एग्जांपल लेते हैं और ये सारा इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। इस एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए, एक आपके सामने एक और क्वेश्चन में ले आया और ये डाटा सारा लिखा हुआ। ये लीजिए। अब यहां से मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखें और उसी फ्लो चार्ट को दोबारा यूज करता हूं आपके सामने। A 1-year contract has been offered to Malaika Industries, which will utilize an existing machine that is only suitable for such contract. अच्छा ये हिस्सा भी छोड़ दें, ये वाला अभी मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मटेरियल की अभी बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही मटेरियल, पूरा अभी क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ा। ठीक है, 4 types of material would be required for the contract are as follows। देखिए ये मुझे 4 किस्म का मटेरियल चाहिए। एक मटेरियल नंबर 71, 76, 79, 85, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितनी रिक्वायर्ड चाहिए, कितना मुझे चाहिए, परचेज प्राइस दी हुई है, करंट बाइंग परचेज प्राइस दी हुई है और करंट रीसेल प्राइस दी हुई है। ठीक है, अब जरा आइएगा सबसे पहले मटेरियल 71।
मैं यहां लिखता हूं मटेरियल 071। पहले इसकी कैलकुलेशन के लिए वही फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया था, इसको कॉपी करते हैं और यहां ले आते हैं। ये फ्लो चार्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। ये सिर्फ मटेरियल 71 के लिए देख रहे हैं। मैं एक एक चीज अब लिख रहा हूं इसके सामने। मुझे कितना मटेरियल चाहिए, ये देखिएगा 450। मुझे मटेरियल जो चाहिए वो 450 चाहिए, जो मैं यहां लिख रहा हूं 450 kg मुझे मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। देखें पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक। तो जरा आंसर देखिएगा कि स्टॉक में 1200, क्वेश्चन में देखें तो 1200 मौजूद है। तो मैं 1200 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्या वो स्टॉक में मौजूद है। आंसर इज यस, मुझे 450 चाहिए और 450 स्टॉक में मौजूद है। यहाँ नो में नहीं आ रहा कोई चीज, ठीक है। नो में मैं यहाँ 0 लिख रहा हूं आपके सामने, नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे देखना है क्या ये रेगुलर यूज में है। जरा क्वेश्चन में देखें, मटेरियल 071 आर इज एंड 085 आर इन रेगुलर यूज विद इन द फॉर्म। तो ये रेगुलर यूज में है, ये रेगुलर यूज में है, तो ये आंसर ये यस में आ गए। अब मुझे इसका मतलब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, यानी कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट। देखें यहां दो कॉस्ट दी हुई हैं, एक परचेज कॉस्ट दी हुई है और एक करंट बाइंग प्राइस दी हुई है, दो दी हुई है। इनमें से किसको लेंगे? करंट का यहां पर मीनिंग ये लेंगे जो इस वक्त हम खरीदेंगे तो 17 में, और परचेज प्राइस जो है खरीदा हुआ है 17 में, हमें करंट चाहिए और करंट प्राइस जो है वो 17 है। तो लिहाजा 17 रुपीज जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी पर केजी। तो लिहाजा टोटल रेलिवेंट कॉस्ट यहां मैं लिख देता हूं, यानी 450 केजी चाहिए इनटू 17 is the relevant cost. 450 into 17, 7650 is the relevant cost. ये मैंने इसको रेड कलर से आंसर लिख दिया, ठीक है जी। ये मटेरियल 071 की कैलकुलेशन की और ये फ्लो चार्ट पे लिखा रहे, ठीक है। ये मैं इसको भी रेड कलर से लिखूंगा, कितना स्टॉक चाहिए, कितना अवेलेबल है और उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी, 17 रुपीज पर केजी। अब इसी तरह दूसरा मटेरियल लेते हैं, मटेरियल क्वेश्चन के मुताबिक मटेरियल 76। जी आपके आसानी के लिए इसको दोबारा यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये ठीक है जी। और ये जो मटेरियल है ये स्टॉक है, जो पहला कॉलम है ये स्टॉक है, ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये परचेज प्राइस है, ये करंट परचेज प्राइस है और ये सेल्स प्राइस है, ठीक है। अब ये मटेरियल नंबर 76 की अगर हम बात करें, इसको बोल्ड कर दें 76, इसके लिए मैं दोबारा फ्लो चार्ट ला जो बनाया था और इस पे भी लगा के देखते हैं जी क्या है। ये लीजिए। अच्छा पहले तो ये देख लें कि ये जो मटेरियल है 76 इसके बारे में लिख क्या रहा है। वो लिख रहा है मटेरियल 76, this one, material 76 could be sold if used for the contract and there is no other use. ये हिस्सा जो है मैं यहां पर ले आता हूं जो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ this one. वो लिख रहा है मटेरियल 076 could be sold if not used for the contract. अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कहता है यूज नहीं होता तो इसको हम सिर्फ सेल कर सकते हैं, एंड देयर आर नो अदर यूजेस, इसकी और कोई यूज नहीं है। तो आइएगा पहले तो ये देखते हैं मुझे क्वांटिटी चाहिए कितनी, इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक 1250 केजी मुझे चाहिए और स्टॉक में कितनी मौजूद है 200। तो आंसर यस हुआ 200, लेकिन नो भी हुआ 1050। कैसे? मुझे 1250 केजी चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, 200 केजी स्टॉक में मौजूद है, आंसर इज यस।
1050 स्टॉक में मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो नो में चला गया। तो नो की डिस्कशन हम पहले कर लेते हैं। नो के लिए वो कह रहे हैं करंट परचेज प्राइस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। करंट परचेज प्राइस मेरी 42 रुपीज है, इसको 42 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी जी, तो ये 42 रुपीज जो है दैट शैल बिकम अ रेलिवेंट कॉस्ट फॉर 1050 kg। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 200 kg की, तो इसके लिए मुझे अगला क्वेश्चन करना है, इज द मटेरियल आइटम इज इन रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी। ऊपर स्टेटमेंट जो लिखी है उसके मुताबिक मैं कहूंगा नो। और इवन तीसरा क्वेश्चन है हैज इट एनी अल्टरनेट यूज, और वो आगे क्लियरली लिख रहा है देयर आर नो अदर यूजेस, तो नो में आऊंगा। तो सेल वैल्यू ऑफ मटेरियल शैल बी द रेलिवेंट कॉस्ट। सेल्स वैल्यू, अब सेल्स वैल्यू देख लो 40 रुपए 50 पैसे जो है वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ये कितने यूनिट्स के लिए? 200 kg के लिए। तो अब मैं रेलिवेंट कॉस्ट अगर निकालना चाहता हूं तो यहां से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट, दो रेलिवेंट कॉस्ट आएंगी इसकी और उसको प्लस कर लूंगा। 12, ये जो 200 है दिस वन, ये 200 के लिए मेरी रेलिवेंट कॉस्ट 4050 होगी। तो मैं पहले लिखता हूं 200 इंटू 40.50, मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेते हैं। और जो 1050 है उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट 42 रुपीज होगी। 1050 इंटू 42, तो 200 इंटू 40.50 और 1050 इंटू 42, 44 100, इनको प्लस कर लें 52 200 shall be the relevant cost of material item 76। ठीक हो गया जी। अब मैं देखिए एक एक को अलग-अलग हिस्सा करके इसको आपको बता रहा हूं। इसी तरह थर्ड आइटम में आते हैं। थर्ड आइटम का भी इसी तरह डाटा में ले आता हूं। थर्ड आइटम है मेरे पास 79, आइटम नंबर 79 दिस वन, ठीक है। और इसके लिए भी ये चीज मैं ले आता हूं यहां से। ठीक है जी। और इसके मतलब क्या लिख रहा है 79 के मतलब क्वेश्चन में वो लिख रहा है कि फॉर 079 विच हैज बीन डीम्ड टू बी ऑब्सोलीट, यानी ये जो 79 वाली है वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है। जब ये वर्ड यूज कर रहा है ऑब्सोलीट, डीम टू बी ऑब्सोलीट, ये भी यहां लिख देता हूं। तो फिर जरा थोड़ा सा हमें फ्लो चार्ट से शायद हटना पड़े यहां पर, विच सीम्स टू बी अ ऑब्सोलीट। ठीक है, देखिए ऑब्सोलीट का मतलब क्या है कि हमारे लिए ये अब यूजफुल नहीं है। तो ये भी सेम उसी तरह होगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसके लिए भी मैं फ्लो चार्ट लाता हूं। ये लीजिए, ये मटेरियल नंबर 79। ओके जी, सेम उसी तरह मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए? आई नीड 800 kg ऑफ या यूनिट ऑफ मटेरियल 079, मुझे 800 यूनिट चाहिए। अब स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है ये देखिए, स्टॉक में 3000 है, लेकिन मैं यहाँ 3000 नहीं लिखूंगा, 800 लिखूंगा। अगेन वही बात कि मुझे जितने यूनिट चाहिए क्या वो स्टॉक में मौजूद है? आंसर इज यस। नो में आंसर 0 आएगा अगेन। अब जब मैं यस में आ रहा हूं तो फिर वहीं पे आता हूं, इस मटेरियल आइटम इज इन रेगुलर यूज, आंसर इज नो। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऑब्सोलीट है हमारे लिए, हैज इन ऑल्टरनेट यूज, अगेन आंसर इज नो। तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू होगी, और सेल्स वैल्यू यहां दी हुई है 42। ठीक है जी, तो इसलिए यहां पर तो रेलिवेंट कॉस्ट बड़ी सिंपल निकल आई, 800 इंटू 42, यही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी जो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। तो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी 800 इंटू
42, 800 into 42, ये बन गई 33,600 shall be the relevant cost. ठीक है जी। इसी तरह आखिरी आइटम की तरफ आएंगे, लास्ट आइटम। क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन से वही आइटम उठाते हैं, 85, कोड 85। और ये चीज यहां से मैं ले लेता हूं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में वो क्या लिख रहा है जी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिख रहा है 085 के बारे में, इज इन रेगुलर यूज विद इन द फॉर्म। ये रेगुलर यूज में, ठीक है। तो मैं इसके लिए खुद ही टाइप कर देता हूं यहां पर कि दिस मटेरियल इज इन रेगुलर यूज। ये रेगुलर यूज में। तो अब अगेन फ्लो चार्ट लाते हैं इसका। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे यूज करेंगे? अगेन मुझे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल ऊपर देख सकते हो 1200 मुझे रिक्वायर्ड है। और स्टॉक में कितनी मौजूद है? 1800। बेशक हो 1800, लेकिन मैं लिखूंगा यहां पर 1200 कि क्या, अगेन वही सेम वही क्वेश्चन, क्या 1200 यूनिट मेरे पास स्टॉक में मौजूद हैं? आंसर इज यस, ये बिल्कुल स्टॉक में मौजूद हैं। जब स्टॉक में मौजूद है तो फिर मुझे देखना है क्या ये रेगुलर यूज में है। आंसर इज यस। तो करंट परचेज प्राइस इज द रेलिवेंट कॉस्ट, और करंट परचेज प्राइस 13.25 बनेगी। ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको तो हम सिंपली 1200 को 13.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स अ रेलिवेंट, यानी 1200 इंटू 13.25, 15,900 shall be the relevant cost. ठीक है, तो ये चार आंसर, चार आइटम थी, चारों आंसर निकले। अच्छा, अब इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है वो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। अब मैं सबसे पहले तो लिखूंगा एबीसी कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। बिल्कुल मुख्तसर सी इसकी स्टेटमेंट होती है, सारी चीज आपने वर्किंग में करके यहां ले आनी है। ठीक है, और यहां लिख दूंगा अमाउंट इन रुपीज। तो मैं आता हूं सबसे पहले मटेरियल। देखिए, हमने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक पहला मटेरियल था 071 और इसकी रेलिवेंट कॉस्ट आई थी 7,650। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा मटेरियल 071 और इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, उससे लिंक कर देता हूं 7650। ठीक है, उसके बाद दूसरा मटेरियल हमने लिया था 076। इसकी रेलिवेंट कॉस्ट यहां कैलकुलेट हुई हुई है, दिस वन 52,200। ठीक है, 076 और इसको भी मैं लिंक कर देता हूं 52,200। तीसरा मेरे पास 079 है, मटेरियल आइटम 079। इसकी रेलिवेंट कॉस्ट हमने यहां कैलकुलेट की थी 079 की 33,600। और आखिरी आइटम जो थी मटेरियल की वो 85 थी, और इसकी अमाउंट आ रही है 15,900। बस सिंपली इन सबको प्लस कर दूंगा, दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, अलबत्ता ये जरूर करना है कि इनको जो भी अमाउंट आपने लिखी है इनको आपने वो रेफरेंस जरूर देना है कि जो वर्किंग का आपने बनाई है उसका रेफरेंस दे देंगे कि किस वर्किंग में ये आपने शो किया है। क्योंकि मैंने यहाँ तो रेफरेंस नहीं दिए हुए, लेकिन यहाँ वर्किंग 1, जैसे ये वर्किंग 2, वर्किंग 3 और वर्किंग
4। ये इतनी सी स्टेटमेंट होती है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो अलग से बनानी होती है। और ये हर जगह फ्लो चार्ट नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको फ्लो चार्ट सिर्फ बताया। ठीक है, अब आप मजीद को क्वेश्चन करना है तो आप कीजिएगा प्लीज, जरा अलाउ करें क्वेश्चन करने के लिए प्लीज इनको, स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फ्लो चार्ट पेपर हम ले जाएंगे? नहीं, लेके नहीं जाएंगे इसको, आपने प्रैक्टिस करके जाना है, ये साल ले जाने की इजाजत नहीं होती। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मटेरियल 79 है जी उसमें हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें 800 यूनिट केजी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो नीचे ये कह रहा है कि ये एब्सोल्यूट हो गया है, तो जी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा, नहीं, ऑब्सोलीट जो लिखा हुआ है ना, तो वो देखें कॉन्ट्राडिक्टरी तब होगा जिस वक्त हमें उसने ये वैल्यू ना दी हो। देखो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है वो ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब ये नहीं लेना कि वो यूज ही नहीं हो सकता, यानी सेल भी नहीं हो सकता, उसका ये मीनिंग नहीं है। ऑब्सोलीट का मतलब यहाँ हम ये लेते हैं कि हमारे किसी यूज में नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये लेते हैं। वो डैमेज का वर्ड है जो आपके माइंड में आ रहा है, उसके लिए ऑब्सोलीट का वर्ड हम रेलिवेंट कॉस्ट प्रिंसिपल में यूज नहीं करते। जी, और कोई क्वेश्चन? जी प्लीज पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम इसको कंक्लूड अपने माइंड में इस तरह से कर सकते हैं कि अब जो भी कंपनी है वो एक तरफ अपनी कोशिश कर रही है कि वो मिनिमम कॉस्ट जो है ना उसको मतलब कम से कम चीज बाहर से खरीदनी पड़े जो कि उसके पास पड़ी हुई है, या तो वो उसको यूज में ले आए, अगर वो यूज में नहीं है तो उसको सेल करके भी कंपनी के लिए फायदा ले, और अगर पहले से पड़ी हुई है तो उसको यूज करके उसका आगे जो है ना वो कोई प्रोडक्ट बनाए। इससे हम ये समझ सकते हैं। नॉट 100% बट टू द सम एक्सटेंट आप कह सकते हो, लेकिन 100% नहीं कह सकता मैं इसको ऐसे। आपने सिर्फ इतना ज़हन में रखना है कि जो हम इस वक्त जो प्रोजेक्ट आया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मटेरियल मौजूद है और यहाँ यूज हो सकता है, और हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम इसको सेल कर सकते हैं, तो फिर मैं सेल नहीं करूंगा, यकीनी बात है इस प्रोजेक्ट में यूज करूंगा, तो वो जो सेल से मुझे बेनिफिट मिल सकता था वो लॉस्ट हो जाएगा, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस वजह से हम सेल वैल्यू को रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, जो परचेज कॉस्ट, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमने परचेज कॉस्ट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो पास्ट कॉस्ट है ना। जो परचेज कॉस्ट इस टेबल में दी हुई है ये वो कॉस्ट है जिसमें ऑलरेडी हम इसको खरीद चुके हैं, और करंट परचेज प्राइस का मतलब हम ये लेते हैं कि अब अगर हम खरीदें तो कितने में खरीदें। तो यकीनी बात है हमने तो फ्यूचर में जाना है ना, हमने पास्ट में नहीं जाना, इसलिए हम परचेज प्राइस नहीं लेते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक में है सर, अगर ये हमारे रेगुलर यूज में भी है तो सर फिर इसको अगर हम इसको यस के इसके पोर्शन में जाते हैं तो सर इसको परचेज मजीद क्यों करेंगे और फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करके अपनी रेलिवेंट कॉस्ट क्यों बनाएंगे? ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ ना। ऑलरेडी परचेज किया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। आपने खुद ही अपना अगर गौर से देखें तो आपने आंसर खुद ही दे दिया कि आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ और रेगुलर यूज में है। तो जब आप बाइंग करते हो एज अ मैनेजर तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए बाय करोगे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जो इस वक्त आप जिस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हो ये अभी मिला तो नहीं है, अभी तो हम बिड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो और मेरे पास स्टॉक में मौजूद है और वो रेगुलर यूज में है, तो इस मींस के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए वो स्टॉक मौजूद है। जो इस प्रोजेक्ट के लिए ये स्टॉक मौजूद नहीं है, ये मुझे खरीदना पड़ेगा, इसलिए हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले रहे हैं। सर इसका मतलब है जब वो हम उसको बिड करेंगे जब तो फिर हम उसको जब दोबारा खरीदेंगे तब वो हमारी उसकी बात करें। एग्जैक्टली।
और सर इसी में जो आपने पिछले क्वेश्चन में ₹12 की जो आपने इसका ये जो ऑल्टरनेटिव यूज का बताया था कि सर जी। हम मटेरियल सी से हम उसको कन्वर्ट करके, तो सर वो काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा, वो समझ नहीं आई। कन्वर्जन वाला मैंने यहाँ हटाया था, वो आगे जाके कर लेंगे। मैंने अभी सिर्फ ये सिंपल ये लिखा था कि मटेरियल सी इज नॉट इन द रेगुलर यूज ऑफ द कंपनी, मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल डी व्हिच कैन बी परचेज एट 12 रुपीस पर केजी। यानी ये जो मटेरियल डी है, इसको अगर हम यूज कर, एक हमें प्रोजेक्ट में मटेरियल डी चाहिए जो सी भी यूज हो सकता है डी की जगह, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इसी प्रोजेक्ट को मैं डी में यूज करूं, डी की जगह सी को यूज करूं, तो इसका मतलब डी की बाइंग नहीं करनी पड़ेगी और वो 12 रुपीस पर केजी मेरा सेव हो जाएगा। वो मेरी बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट है। वो सर इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल सी को ही हम वो जब कन्वर्ट करें तो फिर ये मटेरियल डी वो हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना। ये ₹12 फिर ये ₹12 हम 20 कॉस्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल का जो पार्ट सी है ये वाला, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर, क्योंकि एक और स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया। देखिए मुझे 800 केजी स्टॉक चाहिए और मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 केजी का, ठीक है जी। इसको मैं अगेन फ्लो चार्ट अलहदा करके आपको समझा देता हूं नीचे जाकर, ठीक है। ये मटेरियल सी और ये इससे ऊपर जो हेडिंग्स है वो भी ले आता हूं। ठीक है जी, और फ्लो चार्ट भी ले आते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं बताता हूँ सिर्फ, आप मुझे 2 मिनट की ब्रेक दीजिएगा, मैं आता हूँ। तो अब आइएगा यहाँ पर, मुझे 800 केजी स्टॉक चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूं एज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन स्टॉक 800 केजी। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, क्या ये स्टॉक में मौजूद है? स्टॉक में 1000 केजी मौजूद है। आंसर इज 800। यस, 800 केजी आई रिक्वायर और 800 केजी ही स्टॉक में मौजूद है। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये रेगुलर यूज में है, तो यकीनी बात है हमने पढ़ा था कि इसका कोई रेगुलर यूज नहीं है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इसका ऑल्टरनेट यूज है। तो अब मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो मटेरियल के सेल कितने में होगा और दूसरा उसका बेनिफिट क्या होगा। मैं बेनिफिट यहां से कॉपी करके लाता हूं इस हिस्से को, ये मैं यहां पर ले, ये ठीक है। मटेरियल सी जो है वो भी रेगुलर यूज में नहीं है, तो इसका मतलब रेगुलर यूज में नहीं है। और कंपनी, दिस मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल डी व्हिच कैन बी परचेज्ड एट ₹12 पर केजी। अब यहां दो चीजें मुझे लानी है रेलिवेंट कॉस्ट के लिए। सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इसकी सेल्स वैल्यू क्या है, यानी सेल्स प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखें, सेल प्राइस जो है वो 10 रुपीस पर केजी है। और दूसरा सेकंड मुझे ये देखना है कि बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेट क्या है, यानी अगर तो मैं इसको बेचता हूं तो 10 रुपए पर केजी में सेल होगा, और अगर मैं इसको बेचता नहीं हूं और मटेरियल डी की जगह पर मटेरियल सी को यूज करता हूं, उसकी वजह से मुझे मटेरियल डी नहीं खरीदना पड़ेगा और 12 रुपीस पर केजी मेरा सेव हो जाएगा। तो इनमें से जो हायर अमाउंट है उसको सिलेक्ट करूंगा जो कि 12 रुपीस है, और जितने यूनिट्स हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 800 से। तो 12 को 800 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, यानी 12 into 800, 9600 shall be the relevant cost of material C। ठीक है,
इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो सबसे अहम चीज है ना वो ये है कि इस फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है जरा आपने। यही एग्जांपल, ये शीट जब मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एक मर्तबा सारे के सारों को खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं हाथ चल जाना है इस पर। जब आप इसको एक दो मर्तबा करोगे तो ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जब भी मटेरियल क्वेश्चन में आएगा, और लेबर तो अभी आज हमने नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। सीवीपी के क्वेश्चन कुछ करके और उसको भी करेंगे। आधा 1 घंटा मैं सीवीपी को दूंगा और 1 घंटा जो है मैं रेलिवेंट कॉस्ट को दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस तरह मैंने इसको साथ साथ लेके चलना, क्योंकि कोर्स भी हमने मुकम्मल करना है और कुछ प्रैक्टिस भी हमने साथ साथ करनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जी आप लोगों का? हाँ जी, आप आई थिंक पूछ रहे हो सीवीपी का, तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। सीवीपी का जो सोल्यूशन जी बिल्कुल कर दूंगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन तक जो है ना वो मैं कर दूंगा। जी प्लीज जी, क्वेश्चन करना है करें। ओके जी प्लीज। एक तो क्वेश्चन पूछना था, वो काफी हद तक मतलब वो हो गया था, आंसर हो गया था। उसमें यह था कि जो परचेज प्राइस और करंट परचेज प्राइस है, तो जी क्या हम जो हिस्टोरिकल परचेज प्राइस है इसको टोटली हम इग्नोर कर सकते हैं बीइंग अ पास्ट कॉस्ट और सunk कॉस्ट? जी एब्सोल्युटली 100% इग्नोर करेंगे आप उसको। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये जो परचेज कॉस्ट है ये हिस्टोरिकल। जी ठीक हो गया। दूसरी सर ये चीज है कि यहाँ पे जो सेल प्राइस का हमने वर्ड यूज किया है, जी तो इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू कह सकते हैं सर? जी बिल्कुल, ये रियलाइजेबल वैल्यू भी है, इसको बाज़ औक़ात एनआरवी भी कहते हैं ना। आपने पढ़ा होगा वर्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समटाइम ये होता है कि आप जब सेल करते हैं तो कुछ ना कुछ उस पे एक्सपेंस भी करना पड़ता है, वो लेस करके जो अमाउंट आती है ना वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। जी थैंक यू सर। जी प्लीज, क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई करना चाह रहे हैं? सर ये जो हमने अभी सेल प्राइस देखी है, ये जरा दोबारा ऊपर जाए। अभी जो लास्ट में की है जी जी ये जी सेल्स सर, ये प्राइस। हाँ जी जी सर, इसको यहाँ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं कि हम 10 नहीं ले रहे, 12 ले रहे हैं यहाँ। जी, ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो जो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोगे ना। जी जी, लेकिन हमने ऊपर कहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। नहीं, हमने कहा था, ये देखें ऊपर आइएगा और ये देखिए मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट। ये देखिए, जी ठीक है सर, ठीक है जी। गॉट इट। जी जी तो एक दफा पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये इजीली हो जाता है। और इसका क्वेश्चन आता भी छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम भी एग्जाम में कम लेता है ये वाला क्वेश्चन। जी, और 5 मिनट्स है, और कोई क्वेश्चन करना तो कर लें प्लीज। जी जी प्लीज। ओके जी, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट लेक्चर में से एक क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। सर लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 जरा दोबारा बताइएगा। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट लेक्चर।
लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं? पार्ट 2 जो आपने सोल्व किया सर, ब्रेक एक्चुअल सेल के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो। ये सीएम रेशियो है सर? हाँ जी, वो शायद टाइपिंग एरर होगी, वो मैं चेक कर लेता हूँ। वो सीएम रेशियो, क्योंकि सर ये इसकी वैल्यू कुछ और नजर आ रही थी, इस वजह से सर ये कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ नहीं, सीएम रेशियो होगा, वो चेक कर लीजिएगा, अगर वो टाइपिंग एरर हो सकता होगी। ठीक है जी। हेलो सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, प्लीज। सर ये आज के लेक्चर वाले पे आएंगे सर, जो आपने टेबल बनाया था अभी? जी जी। सर मुझे सिर्फ सवाल ये करना था, जो टेबल की मदद से आपने समझाया तो वो तो बिल्कुल समझ में आ गया और हमने उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन रिलेवेंट कॉस्ट में यहाँ डाल दी। जी आपने कहा था एग्जाम में ये टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। जी जी। तो सर अगर ले सपोज जैसा ये इसकी हमने ये पता चला कि ये तो हमारे पास स्टॉक में भी मौजूद है और ये यस करके रेगुलर भी है, अल्टरनेट भी है, और उसके हिसाब से ये अमाउंट बननी है, तो हम डायरेक्ट बस वहां पर जाके फिर वो अमाउंट को से मल्टीप्लाई करवा देंगे कि जो जी। रिक्वायर्ड आपकी कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाई 10 kg सेल वैल्यू ले सब निकलता है, तो हम डायरेक्ट वो बस ये कर देंगे तो जवाब आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी जी एग्जैक्टली। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप फ्लो चार्ट रफ में बना भी लें तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसलिए मैं हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप समझते हैं कि इससे बनाने से आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप एक दफा बना लें, उसी के मुताबिक सारे मटेरियल को देख लें और उसको मल्टीप्लाई करके शो करके और उसका आंसर निकाल। ठीक है जी। बस ये मैं इसके साथ आपको वो कर रहा हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।